चैप्टर 7 रिस्क एडजस्टेड वैक एंड एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। तो अभी इन अवर क्वेश्चन इन एएफएम हमें एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। एंड फॉर दैट एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू हमें वैक की भी एडजस्ट करना पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली मतलब वो एक डिस्काउंट रेट ही अलग लेना है, तो ऐसा। ठीक है ना। सो नाउ इफ यू सी, यहाँ पे हमें एक चीज बताई गई है, ऑल्टरनेटिव्स टू यूजिंग द एग्जिस्टिंग वैट एट अ डिस्काउंट रेट इन द प्रोजेक्ट अप्रेजल। If the business risk of the new project differs from the entity's existing business risk, if the business risk of a new project, यानी कि समझो हमारी कंपनी टॉयज बनाती है। ठीक है, अगर हमारी कंपनी टॉयज बनाती है और अभी हम न्यू न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो प्लास्टिक बनाते हैं या जो फूड्स में है या वट एवर, तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, द बिजनेस रिस्क ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट डिफर फ्रॉम द एंटिटीज एग्जिस्टिंग बिजनेस रिस्क। तो इस केस में हमें हमारे वैक को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो वैक रहेगा वो सिर्फ हमारे करंट बिजनेस को लेके रहेगा। लेकिन जब हम एक नया प्रोजेक्ट को लेंगे तो हमें उस प्रोजेक्ट के हिसाब से क्योंकि वो प्रोजेक्ट हमारे बिजनेस के प्रोजेक्ट्स के साथ मैच नहीं करता, तो हमें ओवरऑल वैक को एडजस्ट करना पड़ेगा बेसिकली। फिर आता है इफ द कैपिटल स्ट्रक्चर दैट इज फाइनेंशियल रिस्क इज एक्सपेक्टेड टू चेंज व्हेन द न्यू प्रोजेक्ट इज अंडरटेकन। यानी कि क्या हमारा डेट स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है कि नहीं होने वाला है। द सिंपलेस्ट वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग चेंज in capital structure is to recalculate the WACC using the new capital structure weightings। ठीक है ना, ये देखो ये सबसे सिंपल चीज है कि हमें बस WACC को फिर से रिकैलकुलेट करना है हमारे करंट कैपिटल, हमारे न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर, सॉरी हमारे न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर के वेज को लेके, यानी कि वैल्यू ऑफ डी, वैल्यू ऑफ ई क्या चेंज हुआ है, उसके हिसाब से हमें हमारा कैलकुलेशन को आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है ना। अभी ये देखो, ये जो है ना, रिस्क एडजस्टेड वैक कैन बी कैलकुलेटेड बाय recalculating कॉस्ट ऑफ इक्विटी टू रिफ्लेक्ट बिजनेस रिस्क ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट। दिस ऑफन इन्वॉल्व्स द टेक्निक ऑफ डी गियरिंग, री गियरिंग बीटा फैक्टर्स कवर्ड लेटर इन दिस चैप्टर। ठीक है। Yeah. Now, this first thing, now this thing we had already done in our previous FM में। मुझे लगता है कि हमने नया प्रोजेक्ट जब हम लेते थे, सो दिस प्रॉक्सी कंपनी में जो हम करते थे ना, फॉर प्रॉक्सी कंपनी एंड करंट कंपनी, दिस इज द सेम एग्जैक्ट थिंग वी हैव टू डू, बट जस्ट द नेम विल चेंज। नाउ इट विल नॉट कम प्रॉक्सी कंपनी, नाउ इट विल जस्ट बी अ न्यू प्रोजेक्ट दैट वी आर इन्वेस्टिंग इन। ठीक है ना, बस वही है। बाकी ये वाला चीज नया है, डेट के लिए हमें क्या करना है वो थोड़ा नया है, वो अभी करते हैं। नाउ दीज आर द स्टेप्स, द रिस्क एडजस्टेड वैक। अभी रिस्क एडजस्टेड वैक के अंदर ये 6 स्टेप्स में से हमें फॉलो करने हैं। ठीक है ना। फाइंड द अप्रोप्रिएट इक्विटी बीटा फ्रॉम सुटेबल कोटेड कंपनी। ये हम करते थे, हम सेम चीज करते थे, एक सुटेबल कंपनी से हम इक्विटी बीटा लेते थे। एडजस्ट द अवेलेबल इक्विटी बीटा टू कन्वर्ट इट इनटू एसेट बीटा दैट इज डी गियर। ठीक है, हम लोग डी गियर भी करते थे। और उसके बाद हम क्या करते थे, एडजस्ट द एसेट बीटा टू रिफ्लेक्ट द प्रोजेक्ट गियरिंग लेवल्स। एडजस्ट द एसेट बीटा टू रिफ्लेक्ट द प्रोजेक्ट गियरिंग लेवल्स, यानी कि हम लोग उसी के एसेट बीटा को प्रोजेक्ट के बाद का वैल्यू ऑफ डी, वैल्यू ऑफ ई क्या होगा उसके साथ हम कंपेयर करते थे। एंड देन यूज दैट बीटा इन द कैपएम फॉर्मूला टू फाइंड के ई, वैक एंड इवेल्युएट द प्रोजेक्ट। तो ये सेम चीज है बेसिकली जो हम करते थे ना, लिटरली द सेम थिंग। नाउ विल डू फर्स्ट दिस TYU1। Now, B company is a hot air balloon manufacturer whose equity debt ratio is 5:2. Hmm. TYU1,
ये देखो अभी हमारी कंपनी क्या करती है, हॉट एयर मैन्युफैक्चर मतलब हॉट एयर बलून मैन्युफैक्चरिंग में है, जिसका जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो इज 5:2। डेट टू इक्विटी रेशियो इस 5, मतलब इसका 2 है, इसका 5 है। डेट इज 2, इक्विटी इज 5, है ना। अभी द कंपनी इज कंसिडरिंग अ वाटर बेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट। वी आर balloon manufacturers, we are considering water bed manufacturing project. B company will finance the project to maintain its existing capital structure. B कंपनी हाँ ये प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेगी, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। एस कंपनी इज, अभी देखो एस कंपनी कौन है, एक प्रॉक्सी कंपनी है जो वाटर बेड मैन्युफैक्चरिंग में ऑलरेडी है। इसका इक्विटी बीटा इज 1.59, वैल्यू ऑफ इक्विटी वैल्यू ऑफ डेट इज 2:1। नाउ द यील्ड ऑन बी कंपनीज डेट which is assumed to be risk free is 11%. B company's equity beta is 1.1. The average return on stock market is 16%. Corporation tax is 30%. अभी calculate a suitable cost of capital to apply to the project. Calculate a suitable cost of capital to apply to the project. अभी yield on unit debt is free। ठीक है, अभी सबसे पहले हमें के ई फाइंड आउट करना है कैपेम के फॉर्मूला से, जो कि है रिटर्न रेट इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। तो अभी आर एफ कितना दिया हुआ है, यील्ड ऑन बीटा, बीटा कंपनी assumed to be risk free is 11%, is 11%। आर एम माइनस आर एफ इज 5%, बिकॉज 16 माइनस ये जो हमने किया था। और बीटा इक्विटी, बीटा इक्विटी ही हमको ढूंढना है। देखो बीटा इक्विटी हमें कहीं पे दिया गया है कि बी कंपनी बी इक्विटी ईटा करंटली इज 1.1 हमें दिया गया है, लेकिन हमको हमारे प्रोजेक्ट के लिए ढूंढना है, राइट। लाइक दिस प्रोजेक्ट के लिए, सो नाउ हाउ विल वी कैलकुलेट। डी गियर सबसे पहले हम लोग, नहीं डी गियर ना, डी गियर सॉरी, डी गियर करेंगे। डी गियर करेंगे तो क्या आएगा, व्हाट्स द फॉर्मूला, बीटा एसेट, बीटा इक्विटी इंटू वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट 1 - t, वैल्यू ऑफ डेट 1 - t इस जितना भी वैल्यू ऑफ इक्विटी ये है। लेट्स चेक नाउ। अभी वैल्यू ऑफ डेट माइनस टी कितना है, हम लोग एस कंपनी का इक्विटी बीटा से हम लोग डी ग्रेड डी गियर करेंगे। सो वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 2, वैल्यू ऑफ डेट 1 - t is 0.7। So value of t divided by bracket open, value of t divided by this, ये जितना भी बीटा इक्विटी 1.59, तो हमको ये मिल जाता है, ठीक है, 1.177। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो फाइनल अप्रोप्रिएट इक्विटी बीटा फ्रॉम अ सुटेबल कंपनी, ये हमने पहला स्टेप किया, ठीक है। जस्ट एडजस्ट द अवेलेबल इक्विटी बीटा टू कन्वर्ट इनटू एसेट बीटा विच इज डी गियर। अभी अभी क्या करना है, एडजस्ट द एसेट बीटा टू रिफ्लेक्ट द प्रोजेक्ट गियरिंग लेवल्स एंड री गियर द बीटा।
अभी हमको री ईयर करना है। री ईयर उसमें क्या होगा, सेम चीज होगी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। लेकिन अभी हमारे पास हाँ, डेट टू इक्विटी रेशियो प्रोजेक्ट का कितना है, हॉट नहीं, सॉरी सॉरी, ये हमारे, एक मिनट, ये हमारे करंट कंपनी का है ना, वेट अ सेकेंड। हाँ, ये हमारे करंट कंपनी का है विच इज 5:2। इसको हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। डेट इज 2, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 5। ठीक है, वैल्यू ऑफ इक्विटी, डेट टू, अभी ये, अभी हमको यहाँ पे बीटा एसेट दिया हुआ है, जो कि है ये जो हमें पहले केस में मिला था। अब पहले केस में हमने मल्टीप्लाई किया था, तो इस केस में हमको डिवाइड करना है। बीटा एसेट डिवाइड बाय होगा कि कैसे होगा, नहीं, इक्विटी बीटा वहां जाएगा, नहीं नहीं, वेट सेकेंड, बीटा एसेट डिवाइडेड बाय दिस फॉर्मूला, दिस इज बीटा इक्विटी। ठीक है ना, then now we will use the beta equity here as they have said in the ये steps में, use this beta in the CAPM equation to find KE and then use the KE to find the WACC. अभी we will do the same thing, this plus this into this, bracket close, 18.53% आ रहा है मेरे को KE। ठीक है ना, KE फिलहाल मेरे को 18.53% आ रहा है। हम्म, एक मिनट ना, यही है क्या चैप्टर नंबर 7 का, हाँ। मुझे केई का वैल्यू कैसे मिलेगा यहाँ पे, मतलब अलग से केई क्यों शो नहीं किया, मतलब वो करना चाहिए था। हम्म, ठीक है अभी। हाँ, ये देखो, किया है केई को शो किया है, देखो 18.55%, 18.54, ठीक है, ऑलमोस्ट द सेम। अभी हम लोग केडी पे आ जाए, तो जब अभी हम लोग केडी पे आ जाते हैं, जब अपन केडी पे आएंगे ना, तो देखो हमको केडी के लिए उनको क्या करना है, द यील्ड on B company's debt, which is assumed to be risk-free at 11%. B company's equity beta is 1.1, वो ठीक है, हमें 11% है ना। अगर हमें अभी के लिए 11% है, के डी इज 11%, विच इज गुड। लेकिन हमको एक्चुअली, मैंने यहाँ पे लिखा के डी नहीं ढूंढना है, के डी 1 - टी ढूंढना है। सो के डी 1 - टी कितना होगा, के डी 1 - टी होगा, तो ये 30% है, 30% ही है, तो वो होगा 7.7%. So now we will calculate WACC. Now to calculate WACC, particulars, debt, equity, cost of capital. हाँ, ये अभी 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 मैं करंट कंपनी का ही लूंगा, 5:2, दे 5 इंटू इंटू, तो ये कितना आएगा सम, तो दिस डिवाइड बाय 7, 15.44%, तो फिर 15.44% इज माई वैक। ठीक है ना, हाउ विल वी कैलकुलेट दिस, दिस इज मार्केट वैल्यू, दिस इज मार्केट वैल्यू इनटू सीओसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतना हमारा के ई, मार्केट वैल्यू इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन इन दोनों का टोटल, एंड देन मार्केट वैल्यू अपॉन कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिवाइड बाय माई मार्केट वैल्यू गिव्स मी डायरेक्टली माई वैक। दिस इज जस्ट द फॉर्मूला बट रिटर्न इट इन मतलब वो टैबुलर फॉर्मेट, तो इनको आया 15.45%, दिस 15.44%। ठीक है, क्लोज इनफ, नाइस।
यू कैन गो अहेड यूजिंग रिस्क एडजस्टेड वैक। अभी यहाँ से रिस्क एडजस्टेड वैक का काम कैसे करना है। यूजिंग द रिस्क एडजस्टेड वैक calculated above reflects the business risk of the project and the current capital structure of the business। ये देखो, reflects the business risk, ठीक है ना। ये वाटर बेड का बिजनेस रिस्क डिटरमाइन करता है और हमारा करंट कैपिटल स्ट्रक्चर को कंसिडर करता है। सो इट इज होली अप्रोप्रिएट एज अ डिस्काउंट रेट फॉर द न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है ना। नाउ वी मूव अहेड। Two other issues also need to be considered. The method used to gear and de-gear betas is based on the assumption that debt is perpetual। हाँ, debt is perpetual मतलब क्या, कि वो चलते रहेगा, वो रिडीमेबल नहीं है, ऐसा। दैट इज परपेचुअल, तो इसके बेसिस पे ये डेट को कंसिडर करके चलता है। दिस ओवर वैल्यूज द टैक्स शील्ड व्हेन डेट इज फाइनाइट। अगर डेट फाइनाइट हो गया तो उस टाइम पे क्या, अगर डेट फाइनाइट हो गया तो हम लोग टैक्स का क्लेम लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, ऐसा। तो दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस हैज कम कि इट ओवर वैल्यूज द टैक्स शील्ड। तो ये भी कुछ नहीं है, हमारी थियोरी में आ जाएगा अगर एग्जाम गेट के क्वेश्चंस करेंगे तो। इशू कॉस्ट ऑन इक्विटी आर इग्नोर्ड। हाँ, इशू कॉस्ट इग्नोर करता है। तो ये जो है ना अभी, सी व्हाट एवर वी आर कंसिडरिंग हियर ना, ये इनके मतलब वो डिसएडवांटेजेस है कि इशू कॉस्ट ऑन इक्विटी आर इग्नोर्ड। तो ये सारी चीजें बाद में चल के नहीं होंगी, बाद में चल के कुछ सम्स ऐसे आएंगे जहाँ पे इशू कॉस्ट भी कंसिडर होता है, टैक्स कैलकुलेशन भी आ जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर नई नई आ ही जाती है, ठीक है ना। नाउ थियोरेटिकल पॉइंट्स ये जाने दो। हाँ, अभी ये एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू एपीवी। अभी एपीवी पे, अभी देखो हमको ना एग्जाम में एपीवी आएगा, एनपीवी नहीं आएगा। एनपीवी एफएम में आता था, यहाँ पे एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू आएगा। तो फॉर कैलकुलेटिंग एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू हमें क्या करना है, हमें हमारा बेसिक एनपीवी तो करना ही है। दिस इज बेस एनपीवी, ये तो हमको करना ही है। ये हो जाने के बाद हमको फाइनेंसिंग इम्पैक्ट देना है। ना व्हाट इज फाइनेंसिंग इम्पैक्ट, बेस इन एनपीवी के चलते हमने सिर्फ केई को कंसिडर किया था, या हम लोग उतने ज्यादा डेट के अलग अलग फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करते थे, जैसे कि इशू कॉस्ट हो गया, या फिर और कौन से कॉस्ट हो सकते थे। हाँ, जैसे कि समझो मुझे अगर एक बैंक से लोन 6% पे मिला है और मेरी रेगुलर बैंक मेरे को 8% पे दे रही थी, तो बेसिकली मेरे को जो 2% का बेनिफिट हुआ वो वाला फैक्टर इसमें कंसिडर नहीं हुआ। तो ऐसे सारे जो अलग 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 फैक्टर्स है ना, ये कंसिडर नहीं होते थे बेस एनपीवी में, लेकिन अभी हमें उनका फाइनेंसिंग इम्पैक्ट देना है। This is all this chapter asks for, adjusted present value, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट एलिमेंट बेस केस एनपीवी। द प्रोजेक्ट इज evaluated as though it were being undertaken by an all equity। हाँ, तो तो बेस एनपीवी निकालने के लिए, ये वाला पार्ट, बेस एनपीवी निकालने के लिए हम लोग ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि नहीं नहीं, सारा का सारा कैलकुलेशन इक्विटी बेसिस पे ही हो रहा था, कि कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ इक्विटी ही कंसिडर कर रही थी, हमने डेट वेट कुछ लिया ही नहीं था, ऐसा हम अज्यूम करके चलते। और फिर ये सिर्फ बेस एनपीवी के लिए, क्योंकि बाद में उसका फाइनेंसिंग इम्पैक्ट डेट वगैरह बाद में कंसिडर होगा, तो दैट्स व्हाई वी कंसिडर दिस, ठीक है ना। ये देखो, द फाइनेंशियल रिस्क इज क्वांटिफाइड लेटर इन द सेकंड पार्ट ऑफ द एपीवी एनालिसिस, देयरफॉर इग्नोर द फाइनेंशियल रिस्क इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस, यूज द बीटा दैट रिफ्लेक्ट्स जस्ट द बिजनेस रिस्क। ये देखो, अभी ये इन्होंने सेंटेंस क्यों दिया हुआ है। बीटा एसेट का मतलब क्या होता था, बिजनेस रिस्क। बीटा एसेट मतलब बिजनेस रिस्क। अभी हम लोग एनपीवी, जब हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं एनपीवी के कैलकुलेशन के लिए, बेस एनपीवी के, हम लोग बेस एनपीवी के कैलकुलेशन में कर रहे हैं कि हमने डेट लिया ही नहीं है, हम सिर्फ इक्विटी के बेसिस पे चल रहे हैं। अगर हम सिर्फ इक्विटी के बेसिस पे चल रहे हैं, तो क्या हम वैक कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्या हमें वैक लगाना चाहिए एनपीवी में? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज वैक के अंदर डेट भी आता है, प्रेफरेंस शेयर्स भी आते हैं, बैंक लोन भी आता है, और इक्विटी भी आता है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको सिर्फ इक्विटी ही चाहिए। So that's why we cannot take WACC, and that's why we also cannot take equity beta, because equity beta, मैं ये चीज है यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्विटी बीटा मीन्स
फाइनेंशियल रिस्क विच इन्वॉल्व्स डेट प्लस इक्विटी. However, beta asset means business risk which only involves equity. So that's why हमको हमको इसीलिए ये जो हमने ऊपर दो स्टेप्स किए पता है यहाँ पे, डी गियर और री गियर, ये रहा डी गियर और री गियर. अगर हमें एडजस्टेड एनपीवी का सम आया तो हमें हमारे एनपीवी एनालिसिस के लिए सिर्फ इतना ही पार्ट करना है. नीचे का रीगियरिंग का पार्ट करना ही नहीं है, बिकॉज रीगियरिंग करके हमें बीटा इक्विटी मिलता है, बीटा एसेट नहीं मिलता. और हमको मतलब सिर्फ बीटा एसेट से है. ठीक है. और ये तो है ही कि इग्नोर ऑल फाइनेंशियल रिस्क, मतलब वो तो मैंने बता ही दिया, वो जाने दो. फाइंड द फाइंड द प्रोजेक्ट बीटा एसेट, कैलकुलेट द बेस केस डिस्काउंट रेट, वो ठीक है. केयू बाय पुटिंग बीटा एसेट इन द कैपेम. हाँ. अभी 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 बिकॉज हम लोग बीटा इक्विटी नहीं यूज कर रहे होंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, बीटा एसेट को ही कैपेम के फॉर्मूला में डालना पड़ेगा. नाउ दैट वी आर नॉट यूजिंग equity beta, we would have to put beta asset, या beta equity, we would have to put beta asset only in the कैपेम फॉर्मूला, बिकॉज और कुछ मौका ही नहीं है ना, मतलब और कुछ डाल नहीं सकते उसके अंदर ऐसे. अभी फाइनेंसिंग, हाँ अभी ये सब हो गया, फिर यहाँ तक हमारा केस सॉर्टेड है. कैलकुलेट बेस केस एनपीवी हो गया यहाँ तक. इसमें कुछ है नहीं, बस उतना ही है कि एसिड बी बीटा को यूज करके डी एनपीवी निकालना है, बस दैट्स इट. तो वो हमें देगा हमारा बेस एनपीवी, बेस एनपीवी मिल गया. अब हम डालेंगे इसमें फाइनेंशियल इम्पैक्ट. अभी फाइनेंसिंग इम्पैक्ट में क्या क्या चीजें आएंगी वो इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है. इशू कॉस्ट, टैक्स रिलीफ, एक और चीज आती है कॉल्ड एज टैक्स शील्ड, तो वो सब चीजें आ जाएंगी. नाउ इशू कॉस्ट, सबसे सबसे पहले बात करते हैं इशू कॉस्ट के ऊपर. एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जाम ट्रिक्स और एनपीवी, एपीवी ट्रिक्स इन एग्जाम. एक मिनट, ये कुछ पढ़ना है क्या? एज और फाइंडिंग कैश फ्लोज और लो रिस्क दैट डिस्काउंटेड एट either the KD or the risk free rate is discounted at the. ठीक है. बेसिकली ये इस क्वेश्चन में ऐसे बोलना चाहते हैं कि केडी या जो रिस्क फ्री रेट देगा ना, आरएफ या फिर तो आरएफ ही मोस्टली केडी होगा. बस यही इस क्वेश्चन में ये बोलना चाहते हैं, और कुछ नहीं. के डी होगा, नॉट के डी वन माइनस टी. तो वो हमें वन माइनस टी कैलकुलेट करना होगा, इम्पैक्ट बाद में लगाना होगा. अभी examples of exam tricks on APV. In exam questions you may see the following tricks when calculating the financing impact. ठीक है, तो ये सारे हैं. ग्रॉसिंग अप, हाँ अभी ये चीज बहुत बार आएगी. जैसे कि मैं आपको बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, हमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना था 8 लाख, हमने प्रोजेक्ट में 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किए. ठीक है. और बाद में वो लोग देंगे कि इशू कॉस्ट 3% के थे. तो इशू कॉस्ट क्योंकि 3% के थे, अगर हमने 8 लाख रुपए ही प्रोजेक्ट में डाले हुए हैं तो हमारा 97% इन्वेस्ट हुआ है. 8 लाख, जो 3% है वो हमारे इशू कॉस्ट है, जो हमें फाइनेंसिंग इम्पैक्ट में मतलब बताने हैं. और 100% है. सो हमें ये 3% को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और ये 3% को इशू कॉस्ट में अलग से फाइनेंसिंग इम्पैक्ट देना है. दैट्स इट. फिर ग्रॉसिंग अप, तो दिस इज मतलब, हाँ तो दिस इज कॉल्ड ग्रॉसिंग अप. अभी ग्रॉसिंग अप का इन्होंने इलस्ट्रेशन दिया हुआ है. ब्ला 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 इशू कॉस्ट, ये देखो सेम चीज इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है कि कैसे 2 मिलियन इज 97%, ब्ला ब्ला ब्ला, वही सब है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट इशू कॉस्ट. एज ऑलवेज कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग डेट मस्ट टेक अकाउंट ऑफ टैक्स इफेक्ट. इशू कॉस्ट नो टैक्स डिडक्टेबल, डेट इशू कॉस्ट टैक्स डिडक्टेबल. हाँ. तो इशू कॉस्ट को हमें शो तो करना है. देखो, इशू कॉस्ट को हमको शो तो करना ही है, बट मैं ऐसे बता देता हूँ. देखो समझो फाइनेंसिंग इम्पैक्ट तुमको देना है ना, तो फाइनेंसिंग इम्पैक्ट में इशू कॉस्ट में इक्विटी एंड डेट दोनों का आएगा, क्योंकि इशू कॉस्ट दोनों का लगेगा. अगर तुमने इक्विटी से फाइनेंस किया हो या फिर तुमने डेट से फाइनेंस किया हो, तुम्हें इशू कॉस्ट तो दोनों में लगेगा. इशू कॉस्ट इक्वली डिडक्टेबल होगा.
या माइनस होगा बेसिकली। लेकिन इशू कॉस्ट तुमने इनकर किया, तुमने माइनस किया, लेकिन उसके ऊपर टैक्स रिलीफ नहीं मिलेगा। इक्विटी के केस पे, इक्विटी के केस में कोई टैक्स रिलीफ या कोई टैक्स डिडक्टेबल नहीं है, लेकिन डेट के केस में टैक्स डिडक्टेबल अलाउड है। ठीक है ना। टैक्स डिडक्शन डेट के केसेस में अलाउड होता है, हम हमेशा से। इक्विटी इशू कॉस्ट में वो चीज अलाउड नहीं होती। ठीक है। दैट्स इट, उतना ही है। अभी जैसे इन्होंने देखो ऐसे किया हुआ है, इशू कॉस्ट टीओ, टैक्स रिलीफ इन्होंने अलग से लिखा हुआ है। फिर इन्होंने किया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स रिलीफ एंड देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इशू कॉस्ट। ठीक है ना। अभी अभी सबसे पहले तो इक्विटी, इक्विटी के तो नहीं है टैक्स, लेकिन जब डेट के लिए आता है तो हमको ये एक फॉर्मेट है जो हमें यूज करना है। दिस फॉर्मेट इज फॉर इशू कॉस्ट ऑफ डेट। इसमें कैसा होगा, इशू कॉस्ट एट टीओ जो हमने इनकर किए हैं वो, जैसे जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा था 3%, तो यहाँ पे आएगा 3%। लेकिन फिर हमें करना है टैक्स रिलीफ। हमने इशू कॉस्ट इनकर किया तो हमें टैक्स रिलीफ मिलेगा, राइट, कि हमें एज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस वो मिलेगा। बिकॉज हमें वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस मिलेगा, इट विल बी अ टैक्स रिलीफ। सो इशू कॉस्ट इनटू करंट टैक्स रेट, वो हमने लगा दिया। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टैक्स रिलीफ, हमें उस प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। वाई प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि कई बार ऐसे हो सकता है कि टैक्स इज पेबल इन द नेक्स्ट ईयर या ऐसा कुछ, तो इसलिए उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा एंड देन वील फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इशू कॉस्ट, बस उतना ही है। सो इशू कॉस्ट minus present value of tax relief. The present value of tax relief has only come into play because of the fact कि कई बार टैक्स अगले साल में पे होता है वगैरह, दैट्स व्हाई, दैट्स ऑल, उसमें उससे ज्यादा कुछ नहीं है। फिर है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स रिलीफ ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स। हाँ, अगेन सेम चीज है ना। इंटरेस्ट रहेगा तो भी सेम, हमको सेम लिटरल सेम करना है। अभी देखो इशू कॉस्ट तो एक बार पे होता है, कि मैंने लोन किसी को अगर इशू किया है वगैरह वगैरह, या लोन लोन मुझे अगर मुझे किसी ने इशू किया तो मैंने उसका पैसा भर दिया, ये एक ही बार पेमेंट होगा। लेकिन इंटरेस्ट के टाइम पे ना, ये रेगुलर पेमेंट्स होंगे इंटरेस्ट के टाइम पे। बराबर है। अब अगर इंटरेस्ट के टाइम पे रेगुलर पेमेंट्स होंगे, या रेगुलर इन द सेंस मंथली, सॉरी, एनुअली एनुअली पेमेंट्स होंगे। अब अगर इंटरेस्ट के टाइम पे एनुअली पेमेंट्स होंगे, अगर वो सेम अमाउंट के पेमेंट्स होंगे ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, then we can easily use the annuity to calculate the present value। लेकिन रियल लाइफ में कभी भी सेम अमाउंट पे नहीं होता। अगर क्वेश्चन में दिया गया प्रिंसिपल अमाउंट पे तो वेल एंड गुड, लेकिन सेम अमाउंट पे कभी नहीं रहता। प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं रहता है, डिडक्टेबल अमाउंट पे रहता है, या वो रिटर्न डाउन वैल्यूज पे रहता है। अब अगर वो चीज रिटर्न डाउन वैल्यूज पे रहती है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अलग अलग टाइम का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे हम प्रीवियसली कर देते। अब वो कैसे करते थे मैं नीचे बताऊंगा फिर से एक बार। लेकिन ऐसा फर्स्ट ईयर में सपोज 2000, सेकेंड ईयर में 1500, फिर थर्ड ईयर में 1000। अभी एन्युटी का के लिए क्या होता है कि अमाउंट सेम रहना चाहिए, उसी टाइम पे अपन एन्युटी चार्ज कर सकते हैं। अभी अमाउंट सेम नहीं है तो अपन एन्युटी चार्ज नहीं कर सकते। और क्योंकि अपन एन्युटी चार्ज नहीं कर सकते, हमें हमारे इस टेबल से देख के, इस टेबल से देख के अलग अलग टाइम पीरियड का अलग अलग डिस्काउंट फैक्टर लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको उसका टैक्स रिलीफ कैलकुलेट करना पड़ेगा और उस इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ेगा। दिस इज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाउ दैट आई एम एक्सप्लेनिंग इट, लेकिन जब सम करेंगे तो काफी सिंपल लगेगा। इतना याद रखो कि इंटरेस्ट एक टैक्स टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है, तो इसलिए इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा और टैक्स रिलीफ मिलेगा, इसलिए रिलीफ प्लस हो जाएगा, दैट्स इट। मैंने यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। दिस इज अ रेयर केस सिनेरियो बिकॉज़ आफ्टर लोन रीपेमेंट द अमाउंट डिक्रीजेस एंड सो द इंटरेस्ट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। बराबर है, क्योंकि इंटरेस्ट फिर रीपेड जो पेंडिंग अमाउंट है उस पे चार्ज होगा, ऐसा। अभी इन्होंने इसी चीज को एक एग्जाम्पल के तरीके में दिया हुआ है। मोर कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बैंक लोन्स रीपेमेंट आर फॉर इक्वल अमाउंट्स, ऐसा करके। भी आगे बढ़ते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज बैंक लोन्स रीपेमेंट्स एंड फॉर इक्वल अमाउंट्स। तो अभी यहाँ पे हमने देखा था कि इक्वल अमाउंट के लिए एन्युटी चार्ज करते हैं। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर एन्युटी नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है। अभी स्टेप टू, देखो स्टेप वन क्या है, एनुअल अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लोन डिवाइड बाय रेलेवेंट एन्युटी फैक्टर।
ये हमें निकालना तब पड़ता है जब हमें इक्वल अमाउंट, बेसिकली इसमें हमें रिवर्स कैलकुलेशन है कि अगर हमें उल्टा जाना तो हम कैसे करेंगे ऐसा। तो बाद में कंप्यूट उसका एनुअल इंटरेस्ट चार्ज, ये बस अगर रिवर्स कैलकुलेशन करना होगा तो, कि हमें सबसे पहले एन्युटी फैक्टर निकालना पड़ेगा इस टेबल में से। एक बार हमें एन्युटी फैक्टर मिल गया, उसके बाद हम खाली उस प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन को डिवाइड करेंगे एन्युटी फैक्टर के साथ निकालने के लिए कि हमें कितना रीपेमेंट करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा। उसके लिए अभी इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग जरा करते हैं ये सम है। 4 लाख इज टू बी ब्रॉट, 4 लाख is to be borrowed for 3 years and repaid in equal installments, ठीक है ना, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जो भी है वो पे करना है। द रिस्क फ्री रेट इज 10% एंड ऑल डेट इज अज्यूम टू बी रिस्क फ्री। तो अच्छा है कि हमें डेट का रेशियो दिया हुआ है 10% का। अभी कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टैक्स रिलीफ ऑन द डेट इंटरेस्ट इफ द कॉर्पोरेशन टैक्स इज 30%, अज्यूम द टैक्स इज डिलेड 1 ईयर। टैक्स को डिले 1 ईयर करना है तो हमें टैक्स के लिए अलग क्या बोलते हैं एन्युटी फैक्टर चार्ज, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चार्ज करना पड़ेगा। अभी रीपेमेंट की अमाउंट हम लोग निकालेंगे कैसे। 4 lakhs हम लोग बोरो कर रहे हैं 3 ईयर्स के लिए एट द रेट ऑफ 10%, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो अभी हमें कैसे करना है यहाँ पे, 4 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट डिवाइड बाय 3 पर 3 ईयर्स द रेट ऑफ 10%। तो ये कितना रहता है, 3 ईयर जो है 10% वो का एन्युटी फैक्टर होता है 2.487। ठीक है। इंटरेस्ट जो है ये तो हमारा करंट ईयर में ही जा रहा है, ये हमारा डिलेड नहीं है। ठीक है। अगर इंटरेस्ट हमारा डिलेड होता तो हम लोग क्या करते, थर्ड ईयर का लेते यहाँ पे, थर्ड ईयर का लेते, फोर्थ फोर्थ ईयर ना ये बार, ये फिलहाल हमने इतने पीरियड का लिया हुआ है, थर्ड ईयर तक लिया हुआ है। अगर डिलेड होता यानी कि हमें इंटरेस्ट अगर अगले साल भरना है ऐसा आता तो हम लोग डिलेड होता तो हम लोग ये लेते 3.17 माइनस 0.909 ऐसा। ठीक है ना। अभी के लिए सिंपल है, 2.487 से खाली डिवाइड करना है। तो ये हमारा एनुअल रीपेमेंट अमाउंट है। ओपनिंग इंटरेस्ट रीपेमेंट क्लोजिंग, ओपनिंग है हमारा 4 लाख का, इंटरेस्ट चार्ज करना है 10% का, रीपेमेंट हमारा कितने का है, ए, तभी ये इंटरेस्ट को ऐड करना है, इसको माइनस करना है और यही अभी करते जाना है। ठीक है ना। तो 31.684 बच जाता है, तो ये हमारा राउंड ऑफ में चला जाएगा। ठीक है ना। इतना हमारा राउंड ऑफ में चला गया। 31.68 ये हमारा राउंड ऑफ में चला गया, वो ठीक है, बट दिस इज द बेसिक कैलकुलेशन। ठीक है ना। अभी देखो इंटरेस्ट ये कितना आया है, ये आया है 40,000। भी इतना हमको पे करना है, अगर इतना हमको पे करना है तो हमको टैक्स रिलीफ मिलेगा, है ना। क्योंकि अब हमको ये टैक्स रिलीफ क्यों मिलेगा,
क्योंकि ये जो अमाउंट है ये हमारा एज अ डिडक्शन होगा ऊपर, है ना। तो बिकॉज दिस थिंग विल बी अ डिडक्शन, बिकॉज इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, तो इसके हम लोग 30% चार्ज करेंगे। तो ये हो गया, चार्ज करेंगे। लेकिन अभी जब हम लोग इसका डिस्काउंटिंग करेंगे ना, तो अभी हमें इसका डिस्काउंटिंग इसके प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे करना है। और इसका प्रेजेंट वैल्यू जो है वो डीलेड है, क्योंकि हमें टैक्स अगले साल मतलब भरना है, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू अगले साल की लेनी है। तो अभी 10% ही है एक फैक्टर। 0.909 तो नहीं है, 0.826। 0.751। 0.6683। देखो इतने की जो है हमारी टैक्स रिलीफ हमको मिल जाता है, इतने अमाउंट का। इतने का हमारे हमको एक्चुअल टैक्स रिलीफ एट प्रेजेंट वैल्यू, हमको ये वाला अमाउंट लिखना है एज प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं एक बार। वो 19,134, 19,198 मिला है, ओके। ये चेक कर दे क्यों इतना डिफरेंस आया। 830 वो ठीक है, 48 बराबर है, 51 ही बराबर है। ठीक है, मे बी सम रीजन, आई थिंक राउंड ऑफ के वजह से हो रहा होगा, पता नहीं। वरना यहाँ पे तो, यहाँ पे इन्होंने इतना लिया हुआ है, ये थोड़ा गलत आ रहा है इनको, पता नहीं कैसे, बट ठीक है। आई थिंक इट्स फाइन, वी आर गुड टू गो। बट दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। तो 19,134 मिला, राइट। सो अभी ये हो गया हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड, ठीक है ना। सो नाउ वी विल गो अहेड एंड डू दिस सम TYU 2 जो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। Rounding company is a company currently engaged in manufacture of baby equipment. It wishes to diversify into the manufacture of snowboards. इन लोग को स्नोबोर्ड से बिजनेस में घुसना है। Investment details. The company's equity beta is 1.27. The current debt to equity ratio is 25 to 75. However, the company's gearing ratio will change as a result of the new project. तो currently कंपनी का 25 to 75 का gearing ratio है, ठीक है। Now, firms involved in the snowboard manufacture have an average equity beta. तो जो लोग snowboard manufacturing में हैं, उनका average beta is 1.19 and the average debt to equity ratio is 30:70. कंपनी मैन्युफैक्चर करती है बेबी इक्विपमेंट, ठीक है। नाउ इफ कंपनी वांट्स टू गेट इनटू दिस बिजनेस, तो उनको क्या करना है। TYU 2 इक्विटी बीटा, करंट इक्विटी बीटा तो 75 VD। देखो हमको मुझे लगता है इसके लिए कैपेम ही लगाना पड़ेगा, बराबर है। तो मुझे फीलिंग आ रही है कि कैपेम की जरूरत पड़ने वाली है। सो KE = RF, KE = RF प्लस इक्विटी बीटा RM - RF, ठीक है। इधर तक रखते हैं इस चीज को अभी। नाउ we'll move ahead. Assume that the debt is risk free and that the risk free rate is 10% and the expected return on market portfolio is 16%. So RF is 10%, RM is 16%,
RM माइनस RF विच इज जितना भी, अभी हमको कहीं ढूंढना है इक्विटी बीटा या फिर बीटा एसेट एक्चुअली, एसेट बीटा। वो देखते हैं अभी। द न्यू प्रोजेक्ट विल इन्वॉल्व द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी फॉर अ कॉस्ट ऑफ 8 लाख, फॉर अ कॉस्ट ऑफ 8 लाख नेट ऑफ इशू कॉस्ट। देखो इन्होंने यहाँ पे बोला है नेट ऑफ इशू कॉस्ट। मुझे ढूंढना है यहाँ पे एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू ही है, तो मुझे यहाँ पे एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू ही ढूंढना है, तो मुझे यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स T0, T1, T2, ये सब मुझे करना पड़ेगा। कितने टाइम के लिए है वो देखो, कैश फ्लो ऑफ 3 इयर्स, तो मुझे T1, T2, T3 देन T4 ये है जो है। अब मैं लाइन खींच दूंगा वर्किंग नोट्स के लिए। अब मैंने इन्वेस्ट कितना अमाउंट किया है, इन्वेस्टमेंट 8 लाख। मेरा कैश फ्लो एनुअल कैश फ्लोज कितने हैं अभी मेरे, 8 लाख, 4 लाख 50,000 कैश फ्लोज। एट द एंड ऑफ दिस टाइम देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू, ठीक है जाने दो। कॉर्पोरेशन टैक्सेस पेबल इन द सेम ईयर एट द रेट ऑफ 33%, ठीक है। द मशीन विल अट्रैक्ट टैक्स अलाउेबल डेप ऑफ 25%। देखो हमको डेप्रीसिएशन जैसे नहीं था, मैं टैक्स अलाउेबल डब्ल्यू टैक्स अलाउेबल डेप्रीसिएशन इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना आता है वो, अभी वो कितना है, 25% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पे है वो। तो डेप 0.25, फिर वापस एक बार रिड्यूसिंग बैलेंस पे बोलने के बाद ऐसा, देन ऐसा। अभी क्या, ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस विद द बैलेंसिंग अलाउंस एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ व्हेन द मशीनरी इज स्क्रैप्ड। बैलेंसिंग अलाउंस है लास्ट के ईयर में। ओके अगर बैलेंसिंग अलाउंस है, सो आई वुड सजेस्ट कि, अगर बैलेंसिंग अलाउंस है तो आई वुड सजेस्ट कि हम इसको थर्ड ईयर में ही पूरा का पूरा पे ऑफ कर देते हैं, है ना। तो अभी इधर ही हम बैलेंसिंग अलाउंस ले लें। while sorry when the balancing allowance at the end of the project life will be scrapped, ठीक है। फिर आता है फाइनेंसिंग डिटेल। अभी फाइनेंसिंग डिटेल इसकी क्या है, द इन द न्यू इन्वेस्टमेंट विल बी फाइनेंस्ड एज फॉलोज, बॉन्ड्स का 40%, राइट इशू का 60%, राइट इशू ऑफ इक्विटी, ठीक है। द इशू कॉस्ट आर 4% ऑन ग्रॉस इक्विटी इशूड एंड 2% ऑन द ग्रॉस डेट इशूड। अज्यूम दैट द डेट इशू कॉस्ट आर टैक्स डिडक्टेबल, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं फिलहाल के लिए ना, देखो अभी यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि एक डेट है, ये सिर्फ और सिर्फ जब हम एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू करते हैं तो हमको क्या करना रहता है, सिर्फ बीटा एसेट लेना रहता है। क्यों, क्योंकि वो अभी हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इक्विटी रिस्क दिखाना है बेस केस एनपीवी में। जब हम यहाँ पे हम जब हम लोग
बेस केस या बेस एनपीवी निकालेंगे, तब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इक्विटी रिस्क दिखाना है। तो क्योंकि हमको यहाँ पे सिर्फ इक्विटी रिस्क दिखाना है, विल ओनली राइट हियर अबाउट द इक्विटी फैक्टर। क्या हो रहा है, जस्ट सेकेंड। फॉर रिमूविंग बीटा एसिड हम लोग क्या करेंगे, डी गियर करेंगे। वी डी गियर के लिए ये रहा, बीटा एसेट इज इक्वल टू बीटा इक्विटी इंटू वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, वन माइनस टी। अभी वैल्यू ऑफ इक्विटी हम जब पहली बार करेंगे तो हमको किसके लिए करना है, हमको स्नो बोर्ड के लिए करना है। ये रहा। तो हम लोग वैल्यू ऑफ इक्विटी 30, अरे हम लोग ऑफ 30, वैल्यू ऑफ डी वन माइनस टी, वो आएगा। अच्छा, वैल्यू ऑफ डेट इज 30 एंड इक्विटी इज 70, सॉरी माय बैड। सो इसका वैल्यू ऑफ डेट इज 30 इंटू 1 - 0.3, एंड यहाँ पे आता है 70 बीटा इक्विटी। अब बीटा इक्विटी मेरा कितना है यहाँ पे, 1.19, 1.19। तो अभी मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, बीटा इक्विटी इंटू वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड बाय ब्रैकेट ओपन वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, 0.95 मिल जाता है मुझे बीटा एसेट। जब बीटा एसेट में यहाँ पे लिखूंगा 1 अभी ये मेरे को के ही मिल जाएगा यहाँ पे, आर एफ प्लस ब्रैकेट ओपन बीटा एसेट इंटू आर एम माइनस आर एफ, तो फिर 15.49। सो लेट्स राउंड इट अप टू 16%, राउंड ऑफ। ठीक है, टैक्स लायबल डेप यहाँ पे, तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स टैक्स अलाउेबल डेप्रीसिएशन। अतः ये हो गया, लेकिन सबसे पहले मेरे यहाँ पे टैक्स चार्ज करना है। टैक्स विच इज, अरे यार, टैक्स विच इज 33% पे। ठीक है, सेम ईयर में टैक्स पे हो रहा है 33% के बेसिस पे, एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ व्हेन मशीन इज स्क्रैप्ड। अब वो जाने देते हैं। इस वजह से ये सारी चीजें फाइनेंसिंग डिटेल्स है, तो आई थिंक ये सारी चीजें तो बाद में आएंगी डेट के लिए, तो अभी मैं इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहता हूँ। फिलहाल तो इसका के ऊपर कुछ नहीं आने वाला है। सो नाउ वी कम डाउन टू कैश फ्लोज सम। अच्छा, यहाँ पे ना ये देखो, टैक्स वाला वर्ड ऊपर मैंने माइनस किया, नीचे भी गलती से मैंने माइनस का ही साइन दे दिया, तो मेरे को यहाँ पे अपोजिट साइन देने के लिए वापस एक बार माइनस डालना पड़ेगा, वरना बहुत ज्यादा आंसर गलत गलत आएगा। इक्वल टू, अभी फिर से एक बार यहाँ पे डिस्काउंटिंग प्रेजेंट वैल्यू, तो ये मुझे दे देगा बेस एनपीवी। ये हो गया बेस एनपीवी 1। तो मैं बेस एनपीवी के लिए यहाँ पे सम डिस्काउंटिंग 16% है ना, 0.862, फिर यहाँ पे आता है 0.743, फिर यहाँ पे आता है
0.641, तो मुझे मिलता है 66,028। ठीक है ना, 66,028। अभी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 65,000 उनको मिला है। ठीक है, एक बार चेक करते हैं क्या उनको ने गलत किया है। हाँ, हमने गलत किया है। 4 450 टैक्स लायबल डेप इतना। TAD उन्होंने निकाला है, टैक्स लायबल डेप। ये 0.33। 50 नहीं, सेम ही है, सेम ही है, सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। देखो उन्होंने टैक्स अवेलेबल डेप्थ के मेथड से किया, मतलब खाली एक फिगर को वो नीचे लिखा हुआ है। मैंने ऊपर और नीचे ऐसे दो बार किया हुआ है, बट दैट्स फाइन। आउटले 8 लाख का है, 8 लाख। आई थिंक इन्होंने खाली इस चीज को थाउजेंड्स में किया हुआ है, इसके लिए ये ऐसा ऐसा आया है। मतलब whereas हमने इस चीज को फुल फिगर्स में किया हुआ है। आई थिंक दैट्स द ओनली केस, मतलब जहाँ पे जिसकी वजह से ये डिफरेंस आया। बिकॉज बिकॉज मुझे याद है क्लास में भी हमने यही सम किया था, और सब लोगों को वो 66,000 ही आ रहा था। दे हैव राउंडेड इट ऑफ, जो हमको नहीं करना है। ठीक है ना, देखो बाकी सब चीजें तो सही है, क्योंकि 16% वगैरह ऐसा। 15.5 to 15.49, विच इज फाइन। तो इतना ही डिफरेंस है। नेक्स्ट अभी हम वी कम डाउन टू, हाँ अभी अपने को एडजस्टेड एनपीवी करना है। अभी एडजस्टेड एनपीवी के लिए सबसे पहले तो एडजस्टेड एनपीवी का हम लोग एक फॉर्मेट जो है ना वही छाप देते हैं सबसे पहले ना। ये होता है एडजस्टेड एनपीवी का फॉर्मेट। बेस केस एनपीवी, इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इशू कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड। तो इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें आती है। वो क्या आती है वो बाद में देखते हैं। एडजस्टेड एनपीवी, उसके लिए सबसे पहले बेस एनपीवी, जो कि अमाउंट होगी ये। फिर आता है इशू कॉस्ट, मतलब एट द प्रेजेंट वैल्यू लिखा हुआ है, क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इशू कॉस्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इशू कॉस्ट विच इज इक्विटी, डेट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड, वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड। फिर आता है सीधा एडजस्टेड एनपीवी। ठीक है, अभी थर्ड, सॉरी, थर्ड इशू कॉस्ट करना है अभी। ठीक है ना, अभी देखो इशू कॉस्ट कितना है। इशू कॉस्ट आर 4% ऑन द ग्रॉस इक्विटी इशूड एंड 2% ऑन द ग्रॉस डेट इशूड, है ना। तो ये करना है। पहला इक्विटी, इक्विटी के लिए क्या आएगा। 96, 96,400। यहाँ पे 96,400। 96 क्या था, 8 लाख था। क्रूज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 96 आएगा। 94 से अगर करके देखोगे, नहीं आई थिंक 96 ही आएगा। दिस इज ओनली हाउ वी हैड टू डू इट। बट एक्चुअली ना, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये 8 लाख है राइट। ये देखो ये 8 लाख है जो मुझे फाइनेंस करके मिला है। मतलब ये 8 लाख मेरे को मिला हुआ है, और ये 8 लाख मुझे मिला कैसे है। ये देखो ना, न्यू इन्वेस्टमेंट विल बी फाइनेंस्ड एज फॉलोज। 40%, जो ये जो न्यू इन्वेस्टमेंट है 8 लाख का, ये फाइनेंस हुआ कैसे है मुझे। ये मुझे हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ 40% ऑफ बॉन्ड्स एंड 60% ऑन ऑफ इक्विटी। तो मैं पूरा 8 लाख से शायद नहीं कर सकता, है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये 8 लाख
का 40% और 60%, मेरे को ऐसा मिला हुआ है, 8 लाख इंटू 40% एंड 8 लाख इंटू 60%। तो अभी व्हाट इज माई 60%? इक्विटी, तो मैं यहाँ पे इक्विटी का फिगर ले लूंगा। आई थिंक दिस मेक्स मोर सेंस, इसलिए ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट भी आ रहा है। तो ये सेम चीज मैं यहाँ पे नीचे डेट के लिए भी कर लेता हूँ। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 98, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डेट का 3 लाख 20 बराबर है। तो मेरे को अच्छा ये थोड़ा हिल जाता है बट ठीक है। बट दिस इज द इशू कॉस्ट, राइट? दिस मेक्स मच मोर सेंस देन एनीथिंग एल्स। अभी ये मेरा इशू कॉस्ट है, और इशू कॉस्ट ये मेरा ईयर जीरो पे ही होता है ना? इशू कॉस्ट तो ईयर जीरो पे ही वी हैव टू क्लेम। तो अभी ऐसा कर देते हैं, -20,000 एंड नेगेटिव इतना। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू, इशू कॉस्ट का प्रेजेंट वैल्यू जीरो ही रहेगा मुझे तो लग रहा है, क्योंकि ये देखो ना, assume that issue costs are tax deductible. Now I know that this is tax deductible. I know that this is tax deductible, but how should I reduce tax? मतलब ईयर जीरो पे आ रहा है ये तो। इशू कॉस्ट, टैक्स रिलीफ एंड देन प्रेजेंट वैल्यू। पर टैक्स रिलीफ में अगले साल मतलब ऐसा अज्यूम करके चलूं क्या? ठीक है, जस्ट अज्यूम, ठीक है कि ये अगले साल मिल रहा है। तो अभी इसके ऊपर 33% कॉर्पोरेशन टैक्स, लाइक अभी टैक्स रिलीफ इसके ऊपर 33%, विच इज जितना भी 215। और अभी मेरे को इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। सो लेट्स अज्यूम कि इशू कॉस्ट मेरे को अगर अगले साल है स्टैट्स डिडक्टेबल, क्योंकि इस साल में तो कुछ है नहीं, तो ऐसा अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि मेरे को इसी अगले साल टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस मिलेगा। सो कितना है 16% का? 0.682, 0.682, सॉरी 862 ना? हाँ आई थिंक 0.862 है ना? सो दिस इज इतना इतना टैक्स रिलीफ। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टैक्स रिलीफ ऑन इशू कॉस्ट, वैल्यू ऑफ टैक्स रिलीफ ऑन इशू कॉस्ट। चलिए, लिख दिया। अब आगे रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, अभी इसके ऊपर और कुछ है क्या? और तो कुछ सर लग नहीं रहा मेरे को। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड, ये यही था क्या टैक्स शील्ड वैसे? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये जो इंटरेस्ट है इसका रह गया ना? इसका रह गया करना। तो देखो, बॉन्ड्स रिडीमेबल इन 3 इयर्स टाइम, मतलब ये मुझे 3 इयर्स टाइम में रिडीम करने हैं। मुझे इसका इंटरेस्ट का वो कैलकुलेशन करना रह गया है शायद। इसका कर लेते हैं ना, बॉन्ड्स रिडीमेबल। तो इसका कितने के हैं वो बॉन्ड्स? 3,20,000। एक्चुअली 3,20,000 के नहीं है ना, इशू कॉस्ट भी तो मैंने बेयर किया हुआ है। 3,26,530 इतने के है रनिंग। अभी हाउ मच इज द इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज कितना परसेंट है इंटरेस्ट? हाँ वो ऊपर दिया हुआ है ना, रिस्क फ्री रेट इटसेल्फ इज वो डेट फ्री, मतलब वो रिस्क फ्री रेट 10% का है। शुड आई डू इट माइनस टैक्स? दैट वुड मेक मोर सेंस इफ आई डू इट विथ माइनस टैक्स, बट है ना, इंटरेस्ट इसका अलग से कैलकुलेशन, इसका अलग से मैं टैक्स शीट ही मतलब दिखा दूंगा, इट्स फाइन। इसका मैं 10% ले लेता हूँ, ठीक है? तो 32,653, 32,653। अभी
अज्यूम दैट द डेट इशू इज टैक्स डिडक्टेबल, इंटरेस्ट ऑन, कहीं पे ऐसा दिया नहीं गया इंटरेस्ट के बारे में और कहीं पे ज्यादा इतनी इंफॉर्मेशन है ना। शुड आई अप्लाई एनवीटी डायरेक्टली और शुड आई अप्लाई, मैं वही सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर डायरेक्टली एनवीटी चार्ज कर दूं, कि देखो रिडीम के लिए जो रीपेमेंट है ना, रीपेमेंट तो हो ही नहीं रहा है, रीपेमेंट तो कुछ है ही नहीं, बिकॉज हमको रिडीम करना 3 इयर्स के बाद है ना, तो सीधा क्लोजिंग ही है जो है, सीधा क्लोजिंग ही है। चेक चेक कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा तो अपन गलत ही चले जाएंगे, और तो कुछ होगा नहीं इसमें, है ना। ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। अभी ये इंटरेस्ट हमारा टैक्स शील्ड है हमारी इसके ऊपर, टैक्स शील्ड कितने की, क्योंकि देखो ये इंटरेस्ट अभी हम अगर हम लोग एक्सपेंस लेंगे, हमें इसके ऊपर क्लेम मिलेगा। सो 0.33, ठीक है ना। इसका प्रेजेंट वैल्यू, अभी इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना आता है, 0.862, 0.743, 0.641। तो ये है मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड, ये आती है मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड, और ये है मेरा इंटरेस्ट, जो कि आता है 1,08,000, जो भी नेगेटिव में होगा ये चीज। तो फिलहाल तो ये चीज -40,000 पे जा रही है, बट आई फील यहाँ पे कुछ तो एक कैलकुलेशन मिस्टेक हमने 100% की रहेगी। तो लेट्स ट्राई, लेट्स चेक एक बार। एडजस्टेड एनपीवी इनको आ रहा है पॉजिटिव 67,000, चेक कर लेते हैं क्या मिस्टेक किया हमने। 26,800 का इन लोग को प्रेजेंट वैल्यू टैक्स शील्ड आ रहा है, डेट का बराबर है, बिल्कुल सही है। ये देखो यहाँ तक हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ये सारे वैल्यूज शायद हमारे बिल्कुल सही है, देख मिनट ये और मैं चेक करने दो। सम 46,720, 46, नहीं 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 नहीं, ये वाला भी हुए थे शायद। ओके, दे हैव अज्यूम्ड कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो एन्युटी फैक्टर लगाया उन्होंने इंटरेस्ट पे, उन्होंने इंटरेस्ट को कांस्टेंट रखा है एक्चुअली। दे हैव केप्ट इंटरेस्ट एज कांस्टेंट, बिकॉज दे हैव केप्ट इंटरेस्ट एज कांस्टेंट। एक मिनट, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू में मैंने 16% की लगाई है, बट वेट अ सेकेंड, यहाँ पे 16% की नहीं लगेगी प्रेजेंट वैल्यू, बिकॉज क्यों बताता हूँ, ये वाली मिस्टेक मैंने कर दी। प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे 16% की नहीं लगेगी, बिकॉज 16% वॉज ओनली फॉर इक्विटी, माइंड यू, ये सिर्फ इक्विटी के लिए थी। यहाँ पे 10% की लगेगी प्रेजेंट वैल्यू, तो वो हमें लगानी है, बिकॉज 10% क्यों, बिकॉज ये देखो यहाँ पे वो रिस्क फ्री रेट था 10% का, तो हमें एक्चुअली यहाँ पे 10% की वैल्यू चार्ज करनी है, विच इज 0.909, 0.909, 0.826 एंड 0.751, एंड दे हैव नॉट इवन कंसिडर्ड ऑल ऑफ दीज फिगर्स। उन्होंने ये सब कंसिडर नहीं किया, उन्होंने बोला है सीधा सीधा कि इंटरेस्ट जो है, बिकॉज देखो इंटरेस्ट का अगर रीपेमेंट नहीं है, इज व्हाट दे हैव सेड, कि इफ देयर इज नो इंटरेस्ट रीपेमेंट, सो देयर इज नो नीड टू लाइक टू कैरी फॉरवर्डिंग इंटरेस्ट, वो प्रिंसिपल अमाउंट पे ही लगता जाएगा, ऐसा। तो अगर वो चीज प्रिंसिपल अमाउंट पे लगती जाएगी, so we can straightforward do an annuity calculation, present value at the rate of 10%, and get this as our tax shield.
देन इंटरेस्ट दे हैव नॉट कंसिडर, इंटरेस्ट को नहीं लेना है, तो दे गेट 68,000 इज पॉजिटिव फॉर नाउ, इट इज फाइन, क्लोज इनफ। दे हैव डन डेट में कुछ तो कैलकुलेशन, टैक्स रिलीफ 33%, ओके दैट्स इट, दे हैव नॉट कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। हम्म, यार यहाँ पे मैंने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लिया एक्चुअली डेट की, बट या एक्चुअली नो सी दैट्स व्हाट आई सेड कि मैंने यहाँ पे अज्यूम किया कि इशू कॉस्ट विल बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर, इन द नेक्स्ट ईयर व्हाट आई हैव अज्यूम्ड, बट दैट इज रॉन्ग ना, बिकॉज इशू कॉस्ट जैसे मैंने बोला कि ईयर वन या वो ईयर जीरो में ही पे होगी, तो इसकी वन है, तो वो बिकॉज इसकी वन है द आंसर चेंजेस, दैट्स दैट्स वाई। तो ये 2115 बन जाती है आंसर, थ्री वो 4375, एंड इन दोनों का नेट आंसर इज 4375 ओनली, है ना, ऐसा देखो 4375 इन दोनों का, 6530 and 2155 is 4375, which they have shown as a single line item, negative 20,000, 66,000 अपना बेस एनपीवी, एंड यहाँ पे टैक्स ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड। मैंने कल से इंटरेस्ट को भी कंसिडर कर लिया था, बट इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं करना है। इंटरेस्ट को कंसिडर कब करना है, बिकॉज आई गॉट कंफ्यूज, इंटरेस्ट को कंसिडर करना है नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट में, विच इज चीप लोन्स, इस वाले कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट आता है, बाकी बाकी किसी कॉन्सेप्ट में नहीं आता है, तो दैट वाज माय मिस्टेक। वरना तो यही यही है सब, आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस है, बिकॉज they have rounded off to 65,000, we have not rounded off to 65,000, we have kept 66,000 only, if I also round off then answer ज्यादा accurate आता है, 540, sorry 67 424 or whatever, but I'm not rounding it off because this is what I have calculated, you know.